हेलो स्टूडेंट। बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि कैसे दो पार्टिकल्स या दो स्टार्स होते हैं जिनका मास होता है मान लो m1 और m2, और ये अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रहते हैं। इनका आपने एंगुलर वेलोसिटी जो रोटेशन का है वो निकाला होगा। इसी पर बेस्ड एक सवाल आया था IIT JEE 2025 में। उस प्रॉब्लम में बहुत सारे पॉइंट निकल कर आए और एंड में IIT जेई की जो अथॉरिटी है उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स अवार्ड किए। यानी उस प्रॉब्लम में कुछ कंफ्यूजन तो था। तो बाइनरी स्टार सिस्टम पर जो बेस सवाल आया था उस प्रॉब्लम को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसको करने से पहले एक बार हम लोग बाइनरी स्टार के जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं और फिर उस प्रॉब्लम पे हम लोग जाएंगे। सबसे पहले टू पार्टिकल्स रोटेटिंग अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, ये सवाल जरूर आपने किया होगा। मान लीजिए एक m1 मास का पार्टिकल है और एक m2 मास का पार्टिकल है और इनके बीच में सेपरेशन r है। इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास, जो इनका सेंटर ऑफ मास है वो c है, और सेंटर ऑफ मास से m1 की दूरी r1 है और m2 की दूरी r2 है। m1 को m2 से ग्रेटर मान के चल रहा हूं तो सेंटर ऑफ मास हैवियर पार्टिकल की तरफ शिफ्टेड रहता है। अब ये R1 और R2 की जो दूरी है वो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास दो इक्वेशन रहती हैं, R1 प्लस R2 इक्वल टू R और M1 R1 इक्वल टू M2 R2। ये दोनों आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में। अब M1 प्लस M2 को कैपिटल M टोटल मास मान ले तो R1 इज M1 M2 बाई M1 इंटू R2। R1 को क्या लिख सकते हैं? M2 R2 बाई M1, और R1 प्लस R2 हो जाएगा M2 बाई M1 R2 प्लस R2, यानी कि M2 बाई M1 प्लस 1 इंटू R2। तो ये तो क्लियर होगा। तो R2 की वैल्यू देखिए इस तरह से आ जाएगी M2 प्लस M1 बाई M1 इंटू R2 इज R, और R2 की वैल्यू आ जाएगी M1 R बाई M1 प्लस M2, जो कि हो जाएगा M1 R बाई कैपिटल M। कैपिटल M दोनों का टोटल मास है। अब R1 की वैल्यू उसी तरह से हो जाएगी M2 R बाई कैपिटल M1 प्लस M2, तो M2 R बाई कैपिटल M। ये तो R1 R2 निकाल दिया। तो अगर दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1 m2 है और जिनके बीच में दूरी r है, तो उनके सेंटर ऑफ मास में m1 की दूरी r1 और m2 की दूरी r2 है। तो r1 की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगी m2 r बाई टोटल मास, और r2 की वैल्यू m1 r बाई टोटल मास आ जाएगी। ठीक है जी। अब ये m1 मास का स्टार मान लो पार्टिकल है, ये m2 मास का पार्टिकल है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में है। तो m1 मास का जो पार्टिकल है वो इस तरह से रोटेट करेगा r1 रेडियस के सर्किल में, जबकि जो m2 मास का पार्टिकल है वो r2 रेडियस के सर्किल में इस तरह से रोटेशन करेगा। अब जैसे t टाइम पर m1 मास का पार्टिकल यहाँ था, m2 मास का पार्टिकल यहाँ था, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये थी, ये लाइन थी। जब टाइम t डैश हो गया तो m1 का पार्टिकल यहाँ पे आ गया, m2 का पार्टिकल यहाँ पे आ गया, और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसे हो गई। अब इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ने जो एंगल रोटेट किया है वो थीटा है, तो डी थीटा बाई डी टी को ही हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस लाइन। अब ये ओमेगा कैसे निकलेगा? तो देखिए m2 मास के पार्टिकल पे कितना अट्रैक्शन लगेगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, r2 ओमेगा स्क्वायर। तो न्यूटन लॉ के हिसाब से फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है, r2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर को कर देंगे m2 इंटू r2 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी m1 अपॉन आर स्क्वायर r2। अब r2 की वैल्यू पुट कर दें, ओमेगा स्क्वायर इज जी m1 बाई आर स्क्वायर, और r2 की वैल्यू m1 r बाई कैपिटल M। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आ जाती है जी m बाई आर क्यूब। एम है टोटल मास m1 प्लस m2, और
आर है m1 m2 के बीच का सेपरेशन। तो ये सब आप लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है। फिर इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। तो m1 r1 की वैल्यू m2 r बाई m का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m2 r2 की वैल्यू m1 r बाई कैपिटल M का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, आप देखिए m1 m2 कॉमन हो जाएगा, दोनों में m1 m2 अपीयर हो रहा है। तो m1 m2 ब्रैकेट में m2 प्लस m1 r स्क्वायर ओमेगा बाई m स्क्वायर। और अब m2 प्लस m1 और m कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगुलर मोमेंटम जो सिस्टम का है वो m1 m2 बाई टोटल मास इंटू आर स्क्वायर ओमेगा। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि सिस्टम का जो रिड्यूस्ड मास होता है म्यू, म्यू इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 या m1 m2 बाई कैपिटल M। तो इस सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को लिखा जा सकता है L इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर ओमेगा, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। तो ये सारी बातें आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड एक प्रॉब्लम आया था, उस प्रॉब्लम को पहले हम पढ़ेंगे। तो चलिए जेईई एडवांस 2025 का जो प्रॉब्लम है, जो हमें सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। तो ये है वो सवाल जो कि हमें करना है। कंसिडर ए स्टार ऑफ मास m2 kg। एक स्टार है जिसका मास m2 किलोग्राम है, रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास m1 किलोग्राम, फिर m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2। तो हैवियर स्टार m1 है और एक लाइटर स्टार m2 हैवियर स्टार के साथ सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है। The heavier star slowly acquires mass from the lighter star at a constant rate of gamma kg per second। तो heavier star lighter star से एक कांस्टेंट रेट गामा kg पर सेकंड से मास एक्वायर कर रहा है और बहुत ही स्लोली एक्वायर कर रहा है। In this transfer process, there is no other loss of mass. If the separation between the centers of the stars is r, then its relative rate of change 1 by r dr by dt in second is given by। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में दो स्टार थे। ये दिया हुआ है कि जो लाइटर स्टार है वो हेवियर स्टार के अबाउट घूम रहा है, या फिर हम ये भी मान सकते हैं जो कि हेवियर स्टार बहुत ज्यादा हैवी है, तो जो सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं हेवियर स्टार के साथ ही कोइंसाइड कर रहा है या उससे बहुत ही कम दूरी पे है। तो m1 और m2 सर्कुलर ऑर्बिट में है अपने अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और हैवियर स्टार लाइटर स्टार से कुछ कुछ मास एक्वायर कर रहा है बहुत ही स्मॉल रेट से। अब देखिए ये होगा कैसे, होता तो ये ऐसे है कि जो लाइटर स्टार होगा इसकी जो आउटर लेयर्स होंगी दे विल बी मेड ऑफ गैसेज, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। और ये जो हाइड्रोजन की गैस है, हीलियम की जो गैसेज है, जो भी ये गैसियस लेयर्स हैं, इनको हैवियर स्टार अपने ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ खींचेगा और थोड़ा थोड़ा मैटर एक स्टार से दूसरे स्टार की तरफ ट्रांसफर हो रहा होगा। यही प्रोसेस होता है और इसी पर उन्होंने सवाल आपसे पूछा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले काम तो ये करते हैं कि जो ऑप्शन गिवन है और जो प्रॉब्लम हमको दिया गया है, इसका सोल्यूशन अगर हम करना ही चाहें क्लास 12 के लेवल पे, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, उस सोल्यूशन को हम लोग देखते हैं पहले। तो देखिए हम लोग ये तो कर ही चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम म्यू आर स्क्वायर ओमेगा होता है, अगर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। अब 1/म्यू की वैल्यू कितनी है, 1/म्यू की वैल्यू है 1/m1 प्लस 1/m2। इस इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, -1/म्यू स्क्वायर डी म्यू बाई डी टी इक्वल टू -1/m1 स्क्वायर डी m1 बाई डी टी -1/m2 स्क्वायर डी m2 बाई डी टी, ऐसा हमें मिलेगा मैथमेटिकली।
तो डी म्यू बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी म्यू स्क्वायर बाई एम वन स्क्वायर डी एम वन बाई डी टी प्लस म्यू स्क्वायर बाई एम टू स्क्वायर डी एम टू बाई डी टी, और ये हो जाएगा डी एम वन बाई डी टी, क्योंकि m1 का मास बढ़ रहा है तो वो प्लस गामा है, और डी एम टू बाई डी टी m2 का मास कम हो रहा है तो वो माइनस गामा है। तो डी म्यू बाई डी टी हो जाएगा म्यू स्क्वायर बाई एम वन स्क्वायर इंटू गामा माइनस म्यू स्क्वायर बाई एम टू स्क्वायर इंटू गामा। अब इसमें म्यू स्क्वायर गामा तो कॉमन ही है, तो डी म्यू बाई डी टी हो जाएगा माइनस म्यू स्क्वायर क्या है, एम वन स्क्वायर एम टू स्क्वायर बाई कैपिटल एम का स्क्वायर, और माइनस साइन यहाँ पे हमने बाहर ले लिया क्योंकि m1 बड़ा है m2 छोटा है। तो ये एक्सप्रेशन जो है बन जाएगा, देखिए ऊपर जाके क्या बनेगा, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, तो वो बन गया m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर और गामा। देखिए म्यू स्क्वायर को बाहर लिया, वो ये आ गया, फिर 1 बाई m1 स्क्वायर माइनस 1 बाई m2 स्क्वायर, वो सिंप्लीफाई होकर इस तरह से बनेगा इंटू गामा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए m1 प्लस m2 कैपिटल M है, तो एक m1 प्लस m2 और कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली आपको मिल जाएगा डी म्यू बाई डी टी इज माइनस m1 माइनस m2 बाई कैपिटल M इंटू गामा, और ये हो जाएगा माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू गामा। अब एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही m1 से डिवाइड कर देते हैं, तो डी म्यू बाई डी टी हो जाएगा माइनस 1 माइनस m2 बाई m1 अपॉन 1 प्लस m2 बाई m1 इंटू गामा, और ये जो चीज है m2 बाई m1 नियरली जीरो ही है, तो डी म्यू बाई डी टी की वैल्यू नियरली माइनस गामा हो जाएगी। यानी कि रिड्यूस्ड मास के चेंज होने का जो रेट है डी म्यू बाई डी टी जो है वो माइनस गामा के बराबर है। ये क्लियर है। अब एंगुलर मोमेंटम हमने लिखा था म्यू आर स्क्वायर ओमेगा, अब इसको लिख सकते हैं म्यू आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू रूट जी एम बाई आर क्यूब। अब एक आर तो कट जाएगा, ये बन जाएगा म्यू रूट जी एम आर। क्या बनेगा ये, म्यू रूट जी एम आर। नॉट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग ले लें, तो एल एन एल इज एल एन म्यू प्लस हाफ एल एन जी प्लस हाफ एल एन एम प्लस हाफ एल एन आर। अब यहाँ पे मास m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम l कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 इज 1 बाई म्यू डी म्यू बाई डी टी प्लस 0 प्लस हाफ 1 बाई आर डी आर बाई डी टी। ये r है, दोनों के बीच का सेपरेशन, m1 m2 के बीच का सेपरेशन। देयरफॉर 1 बाई आर डी आर बाई डी टी इज माइनस 2 बाई म्यू इंटू डी म्यू बाई डी टी। ये हो जाएगा 2 गामा बाई म्यू। तो म्यू की वैल्यू क्या है, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 है। म्यू को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं m2 अपॉन 1 प्लस m2 बाई m1, और ये अप्रोक्सीमेटली m2 के बराबर ही हो जाएगा क्योंकि m2 बाई m1 तो नियरली जीरो है, m1 बहुत हैवी है m2 के कंपैरिजन में। तो 1 बाई आर डी आर बाई डी टी की वैल्यू को लिखा जा सकता है 2 गामा बाई m2। तो एक तो देखिए जो 1 बाई आर डी आर बाई डी टी पूछा गया था वो 2 गामा बाई m2 आ रहा है। अब 2 गामा बाई m2 तो आ रहा है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में पॉजिटिव आंसर नहीं दिया है, तो अगर यहाँ पे प्लस 2 गामा बाई m2 होता तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। तो पहली बात तो इन चारों में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, और इसीलिए आईआईटी ने सारे बच्चों को मार्क्स अवॉर्ड किए। तो एक तो बात ये हो गई। अच्छा, ये जो आंसर हमने निकाला है ये भी एक बहुत ही एजम्पशन पे हमने निकाला है, लेकिन एक्चुअल जो पिक्चर है वो इतना सिंपल है नहीं। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि एक्चुअल पिक्चर क्यों इतनी सिंपल नहीं है। देखिए m1 मास का प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, या मान लो m1 वाला प्लैनेट स्टेशनरी भी है और m2 उसके चारों तरफ घूम रहा है। अभी मास ट्रांसफर होएगा कैसे? देखिए m2 के चारों तरफ जो गैसियस क्लाउड होता है जो कि मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, इस आउटवर्ड जो बाहरी आउटर क्लाउड है गैसेज का, इसको m1 अपनी ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ खींचता है, और जो गैसेज हैं ये m2 से ट्रेवल करते हुए m1 की तरफ जाती हैं और m1 इनको अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा होता है। तो किसी भी समय m1 है मास ऑफ प्लैनेट 1
और उसका एंगुलर मोमेंटम है L1। M2 है मास ऑफ प्लैनेट 2, उसका एंगुलर मोमेंटम है L2। अब देखिए मैंने t टाइम पे M1 का मास दिखाया, t डैश टाइम पे M1 का मास थोड़ा बढ़ गया है, t टाइम पे M2 का मास ये है, t डैश टाइम पे M2 का मास थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि गैसेज या जो भी मैटर है वो M2 से M1 में लगातार ट्रांसफर हो रहा है। और किसी भी समय M2 और M1 के बीच में एक गैसियस पार्टिकल्स का क्लाउड होगा इस तरह से, जो M2 से M1 की तरफ जा रहा होगा, और उसका मास हम मान लेते हैं m, और उसका भी कुछ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम होगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं L3। तो सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है L, वो L1 प्लस L2 नहीं है, वो L1 प्लस L2 प्लस L3 है। यानी कि ये जो मैटर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये भी कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसी तरह से सिस्टम का जो टोटल मास है वो सिर्फ M1 प्लस M2 नहीं है, M1 प्लस M2 प्लस M है, जो कि कांस्टेंट है। अब m किस तरह से वेरी करेगा और इसका एंगुलर मोमेंटम किस तरह से वेरी करेगा, तो इसके बारे में क्लास 12 लेवल पे हमारे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही क्वेश्चन में कुछ बताया गया है। तो दैट इज वाई ये जो सोल्यूशन हमने दिया ये एक सिंपलिस्टिक सोल्यूशन है कि भाई क्लास 12 का बच्चा करेगा तो और कैसे करेगा, लेकिन एक्चुअल जो पिक्चर होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसीलिए इसलिए भी इस प्रॉब्लम में 4 मार्क्स बोनस सारे बच्चों को मिलना बनता है। अगर आप लोग बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, या किस तरह से एक स्टार से दूसरे स्टार में मास ट्रांसफर होता है, तो इसके लिए आप एस्ट्रोनॉमी की कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं। ये बात है, ठीक है ना। एक बात और बोलूंगा, जैसे प्रॉब्लम में लिखा है कि इन द ट्रांसफर प्रोसेस देयर इज नो अदर लॉस ऑफ मास। अब कोई अदर मास का लॉस नहीं हो रहा है, तो मास का लॉस होता कैसे है? एक ही तरीके से, मतलब यही एक तरीका होता है कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन जब होते हैं तब एनर्जी मास में या मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अच्छा, स्टार्स के कोर के अंदर भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनमें लॉस ऑफ मास हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उन सब चीजों को हमें इग्नोर करने के लिए बोला गया था इस प्रॉब्लम में। अकॉर्डिंगली इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो ये बच्चों सवाल था आईटीजेई का। इसके बारे में अगर आप और समझना चाहते हैं तो आपको किसी एस्ट्रोनॉमी की स्टैंडर्ड बुक से स्टार्स और बाइनरी स्टार्स के बारे में पढ़ना चाहिए। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चों, उसमें एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर हम नीट और जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, एक प्रॉब्लम शीट हम सॉल्व करेंगे, और एक इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2011 में एक ग्रेविटेशन की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम आई थी, 3 बॉडी प्रॉब्लम इन ग्रेविटेशन। तो इसका भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, और ये प्रॉब्लम भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो मेरे चैनल को आप लोग फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।